बैकवर्ड क्लासेस की जो यहाँ पर जनसंख्या है वो करीब 60% से अधिक है और यहाँ आरक्षण मात्र 14% ही। बैकवर्ड में ओबीसी भी है? हाँ, ओबीसी की बात कर रहा हूँ। और ये हम लोग का अदर स्टेट्स में जो मंडल कमीशन की अनुशंसा की थी सर्वोच्च न्यायालय के साथ खंडपीठ के बैठक में, ये ओबीसी को आबादी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग झारखंड में मोर देन 52% है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी ये बात है। तो चूंकि आरक्षण की सीमा को 50% तक सीमित किया गया था और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, लेकिन 27% आरक्षण करीब करीब देश के अन्य राज्यों में है, सिर्फ हमारे झारखंड में मात्र 14% है। तो ये मामला को हम राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। ये मामला यहाँ के ओबीसी के जो 60% के लगभग आबादी के लोगों से संबंधित है। उनकी शैक्षणिक और उनकी जो सामाजिक स्थिति है बहुत ही दयनीय है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले भी किया था और फिर भी किया है कि राज्य सरकार अगर चाहेगी कि किसी भी पीड़ित समाज का उत्थान के लिए यदि सीमा को बढ़ाई जाए तो उसको बढ़ाई जा सकती है। और इसी के तहत तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में 69% आरक्षण दिया है। और चूंकि उद्देश्य क्या है, मान लिया जाए कि देश में अगर 20% लोग या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप्स के लोग अगर आगे आ जाते हैं तो देश तरक्की नहीं करती। देश को उठाने का प्रश्न है और देश को उठाने के लिए जो मेन बल्क जो आबादी है वो बैकवर्ड क्लासेस की है ऑल ओवर इंडिया में। तो इनका उत्थान ही देश का उत्थान है और इसी चीज को त्यागमूर्ति आर्य चंदापुरी ने 18 मार्च 1948 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मुलाकात की थी और संविधान में 340वीं धारा का समावेश करवाया। तो ये इसलिए नहीं था क्योंकि देश के उत्थान का मामला था। और आज करीब 70 वर्ष के करीब ज्यादा हम लोग आजादी हो गई और अभी तक हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़े जा रहे हैं जबकि संविधान में दिया हुआ है। तो एक चीज तो अब यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी हमारे ओबीसी से आते हैं और मैं एक बात बता देता हूँ कि भारत व्यापी पिछड़ा वर्ग आंदोलन का गढ़ बिहार में, जबकि वो जिसमें वो झारखंड भी उसमें शरीक थे, उसमें माननीय स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी भी थे और आपके जो धनबाद के वो जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हुए थे, क्या नाम था उनका, वो भी डेथ हो गया था, धनबाद में थे। वो सब फेडरेशन में काफी एक्टिविस्ट लोग थे, उन लोगों का योगदान था उसमें झारखंड याद नहीं था, उसमें इंटायर ओबीसी की बातें होती थी। तो ये मूवमेंट हुआ और इस मूवमेंट के बदौलत जो है कि जब संविधान अधिकार न मिला तो हमारा आंदोलन बढ़ता गया और आज स्थिति आपके सामने है। हम तो आए थे यहाँ पर, आपके जो अखिल झारखंड पिछड़ा विकास महासभा की एक बैठक हुई थी, मैं इसमें आया था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने इस बात की चर्चाएं हमने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय केजी बालाकृष्णन से भी की। तो उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी shameful for our country and for our also constitution and for the democracy। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें या हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आखिर में जो उत्थान में जनता को ही करना है। और आरक्षण इसलिए प्रावधान किया गया कि आरक्षण के जरिए हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं वे लोग
समाज की मुख्यधारा में आएंगे। और ऐसी स्थिति में हमने यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन करने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है, हमारा 5 सूत्री मांग, जिसको अभी हम लोग फाइनलाइज करने जा रहे हैं। काफी इम्पोर्टेंट फाइनलाइजेशन होगा और इसमें करीब 10,000 से ऊपर हमारे कार्यकर्तागण और जन सैलाब उभरेगा इसमें। और हम लोग एकजुट होकर तमाम दलित पिछड़े, देश भर के तमाम दलित पिछड़े और अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हित के लिए जो संघर्षरत हैं, जो संगठन पूरे भारतवर्ष से जो संघर्षरत हैं, उनके प्रमुख संचालक और उनके प्रेसिडेंट आपके इस राष्ट्रीय अधिवेशन सदन सभा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो 4 और मांगे क्या क्या हैं? 4 मांगे क्या, अभी हमारी अभी मैं आया था और इसमें ज्यादातर रिजर्वेशन से संबंधित एक मंडल आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को सारे देश में लगाने का है। झारखंड में हमारा 27% ओबीसी को आरक्षण देने का है। प्लस ये हमारी जो लड़ाई होगी, ये कोई लड़ाई हमारे कोई राजनीतिक पार्टी या किसी चीज को लेकर नहीं है। तो सुदेश कुमार महतो को भी बुला रहे हैं। हाँ, ये एक चीज है। कैसे करें राजनीति में? हाँ, सुदेश महतो जी को मैं इसलिए चुना हूं क्योंकि उन्होंने जो 2001 में जो ओबीसी की कॉज हुई उसको उन्होंने उठाया। तो लगातार वो और सीएम रहे वो नहीं, उन्होंने प्रयास किया और मैं अभी किसी भी दल का सरकार उसका मैं विरोध नहीं करता, मैं रचनात्मक कार्य करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इन लोग को ये सुदेश महतो के कारण है कि ही इज द ओनली लीडर, हमें जैसा प्रतीक हुआ कि इज रेजिंग द कॉज ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस टू अपलिफ्ट द मासेस। ये बात है। और कौन है बताइए आप ही। अभी सुदेश महतो को लेकर हमने तो चीफ गेस्ट इसलिए बनाया कि हमारे कॉज हमारे जनता के बीच में जाए और सरकार पर उसका प्रभाव पड़े, है ना। अभी हमारे मुख्यमंत्री भी जो हैं वो भी ओबीसी के हैं और इस मूवमेंट में जो लोग शहीद हुए हैं, जो पहला शहीद हुए हैं, उनका नाम है शहीद चुलाही साहब। इनको बोटी बोटी काट कर आपको फेंक दिया गया था। दूसरे हैं संत प्रसाद को। उसके बाद फिर जगदेव प्रसाद जी आते थे। जगदेव प्रसाद जी तो हमारे उनका राजनीतिक कारण था, लेकिन ये लोगों का फेडरेशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये एक मूवमेंट हमारा है, ये इस मूवमेंट का हम चाहते हैं कि इसका अच्छा प्रभाव हो, रचनात्मक प्रयास हो। हम कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा चाहे समाज में कुटता पैदा करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ एक चीज है कि समाज के तमाम आज पिछड़ी जातियों में विशेषकर जातीय चेतनाएं तो चरम सीमा पर है, किंतु विचारधारा का अभाव है। हमारा एक वैचारिक क्रांति भी होगा ताकि उस एक विचारधारा के आधार पर हम बटे हुए और टूटे हुए जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम एकजुट करके उनकी मांगों और उनकी समस्याओं को दूर करने का हमारा मेन उद्देश्य है। जगदेव बाबू की विचारधारा और जग संघ की विचारधारा दोनों से कितना प्रभावित हैं आप? नहीं, जगदेव बाबू हमारे फेडरेशन में थे। हाँ, त्यागमूर्ति आदित्य चंद्रापुरी द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट और उन्होंने ही जगदेव प्रसाद को 2 बार मंत्रिमंडल बनाया। वो जनरल सेक्रेटरी थे शोषित समाज दल में और डीपी मंडल को त्यागमूर्ति चंद्रापुरी ने मुख्यमंत्री बनाया, फर्स्ट बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर इंडिया। तो हमारे फेडरेशन से कोई अलग नहीं है। इस फेडरेशन के अंदर में जिसका मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस फेडरेशन का संबंध गांधी युग से जुटा है और इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी शिरकत कर चुके हैं इसकी मीटिंग में। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सारे जाति प्रथा बुक में आप पढ़ें, सब चीज मिल जाएगा। और मैंने एक लिटरेचर दी है, उसमें सब लेटर्स हैं। तो जगदेव प्रसाद जी की विचारधारा, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, महात्मा गांधी की विचारधारा, त्यागमूर्ति चंद्रापुरी की विचारधारा, और अगर आगे आप जाएं तो महात्मा फुले हैं, उसके और अगर जाए छत्रपति शिवाजी महाराज हैं,
हमारे बिरसा मुंडा जी हैं यहाँ के, शंभू कानू जी हैं, उन लोगों ने इनके लिए लड़ाई लड़ी। ये गैर समानता अपना अधिकार के लिए ही तो लड़ाई लड़े महात्मा गांधी के। हमारा मूवमेंट वही है, हमारा मूवमेंट कोई अलग हटके नहीं है। मैं एक चीज और मैंने कही कि अर्जक संघ भी बीच में आता है। देखिए अर्जक संघ का उनका अपना सामाजिक है, उनकी अपनी बातें हैं जो उसको हम लोग मानते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सामाजिक तक है, उनका कोई आंदोलन नहीं है। सर हमारा आंदोलन है। एक चीज सर क्लियर करेंगे जी, आप जिस समाज के लिए या जिस समाज से बिलोंग करते हैं, आप लड़ रहे हैं उनके उत्थान के लिए जी। आप कई बार उत्थान की बात किए जी, और उत्थान के लिए ही यहाँ आरक्षण की बात हुई जी। तो आरक्षण कई चीजों में है, जैसे आप नौकरी में बोले, राजनीति में बोले, अदर्स में बोले, तो जो आरक्षण सीटें हैं पॉलिटिकल, जैसे संसदीय हो गया, विधानसभा हो गया, तो ऐसे आरक्षित सीटों से क्या वैसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए जो उस आरक्षण के हकदार हैं और गरीब हैं? क्या उस पर बार बार रामविलास पासवान जी जैसे, चाहे आपके सुदेश जी जैसे या अर्जुन मुंडा जी जैसे लोग ही खड़ा हों? देखिए इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है रोकने के लिए और जो वंचित हो रहे हैं आपके पास, जो युवा जिनके अंदर राजनीतिक रचनात्मक राजनीति का ये जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी चाहे विधानसभा में, ये सिर्फ राजनीतिक लोकसभा या विधानसभा के लिए, न कि नौकरी या शैक्षणिक, इसमें नहीं है। जैसे ओबी है सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, नॉट ओबीसी के लिए। सुरेश मुक्त इसमें आते भी नहीं है, सही है। तो एक्चुअली इस बात की रेज हुई थी, लेकिन चूंकि हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बातें होती है, उनका रिजर्वेशन क्यों है, तो वो उनका इसलिए किया गया है कि अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन आजादी के बाद जो हुआ, तो अगर रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर न किए होते तो आज उनका कोई मतलब प्रतिनिधि नहीं हो पाता राज्यसभा में। चाहे अब यहाँ जैसे हमारे राज्यपाल महोदय हैं, चाहे कोई भी है एससी के, तो उनका तो रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया, और हम ओनली कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हम कोई आंदोलन करते हैं या हम कोई कार्य करते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिया है, राइट्स दिया है, हम उसके विरुद्ध नहीं जाते। लेकिन अभी जैसे पता चला है कि बहुत सा पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन आप भी देखे होंगे, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो सीटें रिजर्व थी, जैसे कि हमारे यहाँ विधानसभा में बिहार के अंदर के जो जानता हूँ बता रहा हूँ कि जैसे फतुआ रिजर्व था, मसौड़ी रिजर्व था, बोधगया रिजर्व था, बोधगया। अब क्या हुआ, उसको हटाया गया है, उसके जगह फिर वहां से हटा के फतुआ को डी रिजर्व कर दिया गया और मसौड़ी को रिजर्व कर दिया गया। तो ये तो गवर्नमेंट की अपनी, चाहे अगर सरकार अगर चाहे तो कर सकती है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में संविधान का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको अगर वो सही ढंग से अगर वो करती है तो वेलकम है। हम वही तो बोल रहे हैं कि भाई जब 27% आरक्षण की सब जगह देश में ओबीसी को मिल रहा है, तो झारखंड में देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? तो बोले संविधान का, सुप्रीम कोर्ट भी कर दिया भैया बढ़ाना है तो बढ़ाओ, हम तो वहां 69% कर दिया तमिलनाडु में, आंध्रा में भी बढ़ाया, आंध्रा में भी जैसे जान रहे हैं, तो यहाँ बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम? हम तो इतना चाहते हैं। जैसे देखिए हमारे बिहार के अंदर बिहारी जो है कि कुछ मूवमेंट करता है, अब वो मूवमेंट हम झारखंड में लेके आते हैं, क्योंकि अब यहीं से गाइडलाइंस मिलेगी। देखिए बिहार में एक चीज आप बता रहे थे कि हमारा जैसे बिहार है, तो बिहार में भी पहले आरक्षण नहीं था, लड़ाई हुआ, बहुत से लोग उसको लड़ाई किए, तो आरक्षण कर्पूरी जी ने दिया आरक्षण। तो ये सारी बातें हैं। एक चीज आपका तो संगठन जी बहुत पुराना संगठन, बहुत पुराना। क्या आप विभिन्न पार्टियों के पास, भाजपा है, जेएमएम है, जेवीएम है और दूसरे कई दल हैं, तो उनके पास आप व्यक्तिगत रूप से या आप अपने संगठन की तरफ से समर्थन के लिए जाएंगे?
हमारा तो ओपन जनसभा है, उसमें हमारे जनसभा में सारे पार्टी के लोग आ रहे हैं, सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। इन्हें भाजपा के लोग भी आएंगे। हम हमारा जो है ना, हमारा कौन बैठ देंगे, एक आदमी से पूछिए। वो भाजपा के भी लोग रहेंगे, कांग्रेस के भी रहेंगे, आरजेडी के भी रहेंगे, सब लोग हैं, क्योंकि ये हमारा कॉमन